अगले दिन डॉक्टर अपने कमरे में था जब एक अचानक हुई आवाज ने सबको हिला दिया। राज और अर्जुन जो अपनी अपनी जगह पर थे जल्दी से बाहर भागे। एक बड़ा जंगली भालू डॉक्टर के घर पर हमला कर चुका था। भालू अपनी पूरी ताकत से घर के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। राज, जल्दी करो, इसे रोकना होगा वरना तानी और डॉक्टर को नुकसान हो सकता है। राज ने हाथ में एक बड़ा डंडा उठाया और अर्जुन ने भी अपना जादुई चाबुक निकाला। भालू गरज रहा था और उसकी आंखें खून से भरी हुई थी, लेकिन राज और अर्जुन ने मिलकर भालू को भगाने की कोशिश की। ये भालू बहुत जिद्दी है अर्जुन, पीछे से अटैक करो। संभल कर राज, ये हम दोनों पर एक साथ हमला कर सकता है। अर्जुन ने भालू पर पीछे से वार किया जबकि राज उसके सामने से उसका ध्यान हटा रहा था। कुछ देर तक चलती इस लड़ाई के बाद भालू ने हार मान ली और जंगल की तरफ भाग गया। तुमने कोशिश अच्छी की, चाबुक से भालू को ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ और वो भाग भी गया। हाँ, वो तो बेजुबान जानवर है जो खाना ढूंढ रहा था, उसे भगाना ही बेहतर था। मेरे ख्याल से भालुओं का एक ग्रुप आसपास ही है। हमें इस जगह के पास आसमान में फ्लेयर छोड़कर और थोड़ा म्यूजिक बजाकर जानवरों को दूर भगाना होगा। कुछ ही देर में दोनों ने अपने काम खत्म किए। जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, तानी घर के अंदर से भागती हुई बाहर आई। उसने अर्जुन और राज को देखा। दोनों के चेहरे थके हुए थे, लेकिन गुस्सा अब भी अर्जुन के चेहरे पर साफ दिख रहा था। तुम दोनों ठीक हो? तुम्हें ज्यादा फिक्र किसकी है तानी, मेरी या राज की? अर्जुन की बात ने एकदम माहौल को और गर्म कर दिया। तानी ने शौक से अर्जुन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर नाराजगी थी। अर्जुन, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम दोनों की चिंता कर रही थी। तुम दोनों ने मिलकर ही भालुओं को भगाया है। अर्जुन, चिल करो यार, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अभी जब हम मिलकर भालू से जूझ रहे थे तब तुम कितने सॉर्टेड बंदे लग रहे थे। तुम चुप करो राज, तानी के साथ इतना क्लोज होने की कोशिश मत करो। मैं देख रहा हूं तुम क्या कर रहे हो। अर्जुन, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम हर चीज का ब्लेम राज पर क्यों डालते हो? वो तो सिर्फ मदद कर रहा है। तानी द्वारा राज की तरफदारी करने से अर्जुन और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने राज पर एक तीखी नजर डाली और बिना कुछ कहे वहां से चल दिया। अर्जुन सुनो, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? लेकिन अर्जुन ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तानी बेचैन हो गई, लेकिन अब उसके पास कुछ कहने का समय नहीं बचा था। राज ने थोड़ा मुस्कुराते हुए तानी को देखा। देखा तानी, तुम्हें समझना होगा कि अर्जुन तुम्हारे इमोशंस को नहीं समझता, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। डॉक्टर और तानी दोनों ही अर्जुन के बिहेवियर को देखकर चौंक गए थे। शांति निकेतन और आसपास के इलाके में मौत का खेल अब आम हो रहा था। रोज किसी न किसी की जिंदगी का आखिरी दिन होता। मौत की दस्तक अब एक और दरवाजे पर हो रही थी। दरवाजा खोलो पंडित जी, दरवाजा खोलो जल्दी। कौन है इतनी रात को? पंडित, जिसकी उम्र 50 के आसपास थी, उसने दरवाजा खोला। वो चीनी के आंसू से भरे चेहरे को देखकर थोड़ा घबरा गया। बेटी, इतनी रात को यहाँ कैसे आई? क्या बात है? तुम्हें पता नहीं कि अंधेरे में इस समय बाहर भटकना खतरे से भरा है? इस इलाके में रोज लाशें मिल रही हैं। मेरे पिता मणिनाथ का देहांत हो गया पंडित जी। उनका अंतिम संस्कार करवाना है, कृपया मेरी मदद करो। पंडित चीनी की बात सुनते ही बाहर आता है और जब वो इस पर नजर डालता है तो उसका चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। कैसे मरे तुम्हारे पिता? इनकी लाश की हालत बहुत बिगड़ी हुई है। मुझे नहीं पता पंडित जी, मैं तो सो रही थी। उठी तो पिताजी को इस हालत में पाया। तू मुझे बेवकूफ समझती है लड़की? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जिस तरह इस लाश का हाल है, ये तो हत्या लगती है। लगता है तूने ही किसी के साथ मिलकर इनका खून किया है और अब जल्द से जल्द इनसे छुटकारा पाना चाहती हो। ऐसा आपको क्यों लगा? किसी अपने के मरने के बाद लोग उसकी सांस रुकने के बाद भी उसके इलाज के लिए दौड़ते हैं, इंसाफ के लिए पुलिस के पास जाते हैं, और तुम्हें अपने पिता का शरीर मरते ही जलाना है। इस शरीर का अंतिम संस्कार पुलिस के बिना नहीं हो सकता।
पहले मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा ताकि जांच हो सके। पंडित का यह कहना था कि चीनी के आंसू एकदम रुक जाते हैं। एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। धीरे धीरे चीनी का रूप बदलने लगता है और उसकी आंखें लाल होकर चमकने लगती है। उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। हे भगवान, आज ये मुसीबत मेरे घर कैसे आ गई? इसका अगला शिकार मैं बन सकता हूँ। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। पंडित की आंखें डर के मारे फट जाती हैं। वो पीछे हटने लगता है और अपने ही पैरों में उलझकर गिर पड़ता है। नहीं, कौन हो तुम? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। कर्ण पिशाचनी ने एक खौफनाक हंसी छोड़ी जो हवा में गूंज उठी। पुलिस बुलाओगे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं इंसाफ करूंगी पंडित। मैं सिर्फ मौत हूं और अब तुझे भी मिलने आई हूं। बहुत तेज चलता है ना तेरा दिमाग, अब उसे आराम की जरूरत है। पंडित जान बचाने के लिए छोटे से मंदिर की तरफ भागा जो उसके घर के पास था। पंडित ने मंदिर के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। वो सांसें लेते हुए मूर्ति के सामने गिर गया। हे भगवान, बचा लो, उस पिशाचनी से मुझे बचा लो। मंदिर के बाहर कर्ण पिशाचनी की नजर पंडित की पत्नी पर पड़ती है। उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान आती है और वो पंडिताइन को बालों से खींचकर पेड़ की तरफ ले जाती है। कर्ण पिशाचनी ने पंडिताइन को पेड़ के ऊपर लटका दिया और उसके बाजू का मांस अपने तीखे नाखूनों से नोचकर खाने लगी। खून उसके होंठों से टपक रहा था और उसकी आंखें जैसे अंगारों की तरह चमक रही थी। बचा लो पंडित जी, मुझे बचा लो। मंदिर में छुपने से तू बच नहीं सकता पंडित। अगर तू अभी बाहर नहीं आया तो मैं तेरी पत्नी को पूरा खा जाऊंगी। फिर कैसा पति और पंडित कहलाएगा तू जो अपनी पत्नी को बचाने भी नहीं आया? नहीं, पंडिताइन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पंडित का बदन कांप रहा था। मंदिर के अंदर से वो डर के मारे देख रहा था कि कर्ण पिशाचनी उसकी पत्नी को धीरे धीरे मार रही है। नहीं, भगवान के लिए उसे छोड़ दो, मैं बाहर आता हूं। कर्ण पिशाचनी अपने खून से भरे होंठों को पोंछती है और एक भयानक हंसी छोड़ती है। बड़ा लगाव है अपनी संगिनी से। देखो कैसे भाग के बाहर आ गया। पंडित के बाहर आते ही कर्ण पिशाचनी ने पंडिताइन को पेड़ से धक्का दे दिया और वो नीचे गिरकर बेहोश हो गई। नहीं, मुझे जाने दो, मेरी पत्नी को इलाज की जरूरत है। इससे पहले कि पंडित कुछ और बोल पाता, अचानक उड़ती हुई कर्ण पिशाचनी उसके कंधों पर बैठ गई और अपने नाखून उसकी गर्दन में गड़ा दिए। फिर वो उसके कान में उसकी जिंदगी के पाप पुण्य बिना रुके चिल्लाने लगी। कुछ ही मिनटों में पंडित के कानों से खून निकलने लगा। बस करो, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, जाने दो मुझे। पंडित के कानों से खून बह रहा था। उसकी जिंदगी की रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ रही थी। कर्ण पिशाचनी के नाखून उसके गर्दन में गहराई तक धंस चुके थे और पंडित के मुंह से सिर्फ कराहें निकल रही थी। जैसे ही पंडित की आखिरी सांस निकली, कर्ण पिशाचनी ने एक हंसी छोड़ी। और उसकी लाश को धरती पर फेंक दिया। पंडित की बेजान आंखें अब एक अजीब सी चमक लिए हुई थी, जैसे मौत के बाद भी वो कुछ देख रहा हो। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। पंडित का मुर्दा शरीर धीरे धीरे हिलने लगा। एक अजीब सी काली शक्ति उसके अंदर जाग उठी थी और फिर वो लाश जिंदा हो गई। उसकी आंखें अब सफेद थी, जिसमें कोई जीवन की झलक नहीं थी। हुक्म का इंतजार है मालकिन। मेरे पिता का अंतिम संस्कार करने का वक्त आ गया है, तभी मैं उस हवेली की सच्ची मालकिन बन पाऊंगी। चल, सारी तैयारी कर।
पंडित ने बेजान चेहरे के साथ अपनी पत्नी की तरफ देखा, जो पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी, लेकिन अब उसमें कोई जज्बात नहीं बचा था। कारण पिशाचनी का हुक्म उसके दिमाग में गूंज रहा था और कुछ ही देर में वो मणिनाथ के शरीर के पास जाकर उसका अंतिम संस्कार करने लगा। जब आग की जलती हुई शोले उनकी लाश को लपेटने लगे, कारण पिशाचनी अपने पिता की लाश के पास जाकर झुकी। उसने अपने पिता की सफेद धोती में बंधी हवेली की चाबी निकाली, जो सालों से उसकी पहुंच से दूर थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे मौत का एक और रंग देखने को मिल गया हो। आखिरकार हवेली मेरी हुई। अब आएगी शांति निकेतन की शामत।